हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सोशल साइंस की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, ट्रेसिंग द चेंजेस थ्रू थाउजेंड ईयर्स। ये लास्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर थर्ड इस चैप्टर का। सो लेट्स बिगिन। अभी हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हमने बात किया कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल और पॉलिटिकल चेंजेज हुई इसके बारे में बात किया था। अब ये बात करते हैं कि जो रीजन्स थे, इंडिया में अलग अलग रीजन्स थे, उन रीजन्स में कैसे चेंजेज हुई और कौन से रीजन्स में कौन से एम्पायर आ चुके थे, कौन से डायनेस्टी के रूलर्स का यहाँ पे कंट्रोल हो चुका था, इसके बारे में पढ़ते हैं ज़रा सा। तो रीजन्स की बात करें तो सबसे बड़े रीजन्स थे उस टाइम पे, वो थे चोलाज के। चोलाज कहाँ थे? ये चोलाज जो थे तमिलनाडु में थे, साउथ इंडिया में चोलाज थे, तमिलनाडु में। दूसरा थे वो थे तुगलक्स। तुगलक्स कहाँ थे? ये आपके दिल्ली वाले इलाके में, नॉर्दर्न इंडिया में थे, दिल्ली में। और उसके बाद में तुगलक के पास में वो आए जो थे, वो थे मुगल्स, जिन्होंने बहुत सारे रीजन्स पे कंट्रोल किया था। हम जब एम्पायर की बात कर रहे हैं ना, तो ये एम्पायर केवल एक या दो जगहों पे नहीं था, लंबे समय तक टिके थे और लंबे लंबे जगहों पे इनका कंट्रोल था। तो इसमें तीन बेसिकली मेन थे। पहले थे चोला, जिनका बहुत लंबे समय तक और लंबे एरिया पे शासन था साउथ इंडिया में। उसके बाद थे तुगलक, पूरा के पूरा जो नदर्न इंडिया है, दिल्ली वाला इलाका, दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते थे। तो ये तुगलक्स फेमस थे। और तीसरे जो फेमस हुए वो थे मुगल्स। मुगल्स के बारे में तो आपको पता होगा हल्का फुल्का, नेक्स्ट चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे, मुगल्स के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो ये तीन डायनेस्टी जो थी बहुत ज़्यादा फेमस थी और उनके लोकेशंस भी आपने देख ही लिया। सेकेंड पॉइंट ये कि जो संस्कृत प्रशस्ति है, प्रशस्ति आपको पता होगा ना कि जैसे समुद्रगुप्त थे तो उनकी जो इलाहाबाद प्रशस्ति थी, तो प्रशस्ति वो किसने लिखा था? हर्षवर्धन, उनके जो कवि थे, दरबारी कवि, उन्होंने लिखा था ना। तो प्रशस्ति लिखवाते थे कि उसमें वो अपने राजा के बारे में बहुत सारे क्या करते थे, चर्चाएं करते थे, उनकी विशेषताएं बात करते थे, उनके शौर्य के बारे में, उनकी वो कैसे दुश्मनों को हराते उसके बारे में चर्चा करते थे। तो सेम तरीके में जो संस्कृत में भाषा में एक प्रशस्ति लिखी गई है, तो दिल्ली सुल्तान थे, दिल्ली सुल्तान के बारे में बलबन ने लिखी थी। तो दिल्ली सुल्तान बलबन के बारे में लिखी गई है कि ये ऐसे रूलर थे, ही वॉज द रूलर ऑफ द वास्ट एम्पायर। बहुत बड़े साम्राज्य के रूलर थे, जिनका साम्राज्य दिल्ली से फैला हुआ था, ईस्ट में गजनी तक गया था, वेस्ट में गजनी है अफगानिस्तान में, बांग्ला बंगाल है इंडिया में, बंगाल से लेके गजनी तक फैला हुआ था वेस्ट में, इंक्लूडिंग ऑल साउथ इंडिया। यानी जो संस्कृत प्रशस्ति लिखी गई, सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान थे बलबन, और ये प्रशस्ति ये बोलती है कि इनका जो साम्राज्य था बंगाल से लेके गजनी अफगानिस्तान तक, साउथ इंडिया का पूरा जो द्रविड़ था इनके साम्राज्य में था। जो डिफरेंट रीजन्स के लोग थे, जो डिफरेंट रीजन्स, उसमें गौड़ थे, गौर गोंड लोग थे। गोंड लोग कौन से थे? ये उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश का इलाका, यहाँ पे गोंड थे। आंध्र थे, आंध्र प्रदेश में केरला के लोग थे, कर्नाटक के लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, गुजरात थे। अपेरेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मी। तो ये कह रहे हैं कि रहने वाले लोग, वो गौड़ हो, आंध्र के लोग हों, केरला के लोग हों, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं के भी लोग हों, जैसे वो लोग बलबन का नाम सुनते थे तो वो बलबन की आर्मी के सामने अपने घुटने टेक देते थे। सोचिए कितनी विशेषता वो बात कर रहा है। तो जो हिस्टोरियंस है आज के ज़माने में, तो वो ऐसा नहीं मानते हैं कि कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट है वेरियस स्टेट में। जो डायनेस्टी थी, लाइक चोला हो गए, खलजी हो गए, तुगलक या मुगल्स हो, इन्होंने ऐसी एम्पायर को खड़ा किया था जो पैन रीजनल था। पैन रीजनल का मतलब, पैन रीजनल का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन रीजनल था। पैन रीजनल था कि बहुत बड़े बड़े क्षेत्र पे था, जिसमें, और इसलिए भी इन राजाओं की खास बात इसलिए है क्योंकि इनका जो पैन रीजन था जिस पे ये शासन कर रहे थे, वहाँ पे डाइवर्स रीजन है ना, कहीं पहाड़ है। साउथ इंडिया में आएंगे तो आपको पता है दक्कन प्लेटू है, बीच इंडिया के बीचों बीच में वो नर्मदा माउंटेन्स है, विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज है। फिर ईस्ट में भी पहाड़ है, वेस्ट में भी पहाड़ है, और नॉर्दर्न इंडिया में आइए तो केवल 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 आपको प्लेन मिलेगा। तो ठीक है ना। तो जियोग्राफिकल एरिया में भी डाइवर्सिटी थी, और जो रहने वाले लोग हैं उसमें भी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। तो इसीलिए इनकी जो एम्पायर थी, इसीलिए कभी कभी स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं हुई। स्टेबल एंड सक्सेसफुल इन सेंस कि सपोज दैट आप गए जंगल में,
पहाड़ को पार करके जंगल में गए, मराठों पर कब्जा कर लिया। तो कब्जा करके भाई आर्मी वहाँ नहीं छोड़ेंगे, आप तो अपनी राजधानी जाएंगे, अपने महल लौटेंगे। तो जैसे महल लौटते थे तब तक जो लोकल के लोग तो क्या करते थे, बगावत कर देते थे। और उनके जो सैनिक होते थे, राजा जो दिल्ली सुल्तान थे, उनको मार डालते थे। इसीलिए कभी स्टेबल नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। इसी कारण ये हुआ कि जो मुगल एम्पायर है धीरे धीरे डेक्लाइन होने लगा। इसकी जो शक्ति थी, इसका जो वर्चस्व हुआ 18वीं शताब्दी में कम होने लगा। और जैसे इनकी शताब्दी 18वीं शताब्दी में कम हुआ, अब ये नीचे होंगे तो कोई तो ऊपर उठेगा। तो इमरजेंस होने लगा रीजनल स्टेट्स का। और रीजनल स्टेट्स में अभी पढ़े, यहाँ मराठा थे, सिख लोग थे। तो ये धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो रीजनल स्टेट्स पावर में आने लगी और उन्होंने अल्टर कर दिया करेक्टर ऑफ दिस रीजन्स का। उसी तरीके से जो मोस्ट अक्रॉस द मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट जो रीजन्स थे वो बचे हुए थे। लिगेसी ऑफ द बिग एंड द स्मॉल स्टेट्स दैट हैव ओवर रूल्ड विद देम। तो ऐसी तरीके से जो सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स जो आज भी उनकी लिगेसी को उनको वहाँ पे तो कोई इमरजेंस हुआ नहीं, लेकिन नाम से ही कि अगर मुगल डायनेस्टी के अंडर में है तो उनके जाने के बाद भी जो छोटे छोटे राज्य थे उन्हीं के नाम पे अपना शासन करते रहे, शासन करते रहे, शासन करते रहे। और ये जो इमरजेंस हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, उसके पीछे कारण भी था, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशंस था वो शेयर था। ट्रेडिशंस भी उनके अलग अलग थे, गवर्नेंस करने का तरीका अलग था, इकोनॉमी की मैनेजमेंट अलग थी, उनका कल्चर अलग था, लैंग्वेज अलग था। जैसे मराठा क्षेत्र में मराठा ज़्यादा लोग बोलते थे, बंगाली में बंगाली बोलने वाले लोगों की संख्या के, आंध्र में वो आंध्र प्रदेश में आप जाएंगे तो वहाँ पे तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोलते थे। तो और जो भी रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स, वो तो अरबी फारसी और उर्दू भाषा बोलते थे, तो इनकी समझ से परे था। इसलिए भी लैंग्वेज बैरियर था, कल्चर बैरियर थे। इसके आधार पर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और तो इसलिए जो बड़े बड़े एम्पायर थे वो धीरे धीरे टूट करके छोटे छोटे रीजनल पावर जो है इमरजेंट हो गए थे। इसी टाइम में क्या हुआ कि ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स आ गए। जैसे रिलीजन हिंदुइज्म था, पुराना है ओल्ड, और न्यू में क्या आ गया, इस्लाम आ गया, फिर से बहुत सारे और रिलीजन्स इसमें स्टार्ट हो गए। तो जो लोगों का बिलीव था भगवान में, डिवाइन में, समटाइम्स बहुत डीपली हो जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान के बिना तो खाना नहीं पीते हैं, भगवान अपने भगवान को देख नहीं लेंगे तब तक भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, जल नहीं ग्रहण करेंगे। तो बहुत लोग क्या होता है डीपली भगवान को मानते हैं, बहुत लोग ऊपर ऊपर ही मानते हैं। तो उनका जो कलेक्टिव बिलीव हो जाता है ना, कभी कभी सुपर नेचुरल में, सुपर नेचुरल का मतलब दैवी शक्तियाँ, कि लेट्स से कि अगर किसी को कुछ शरीर में बीमारी हुई है तो वो चले जाते हैं झाड़ फूँक करवाने के लिए, चाहे अरे चलो उनके पास, वो तो छू देते ही उनके पूरे शरीर से बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सुपर नेचुरल। आज भी ये चलता है कि बीमारी हो तो डॉक्टर के पास ना जा करके कहीं और किसी के पास जाते हैं झाड़ फूँक करवाने के लिए। तो ये उस टाइम पे भी था। तो अलग अलग रीजन्स में ये क्लोजली कनेक्टेड था उनके सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस के, लोकल कम्युनिटी के साथ में। सम चेंजेज हुई। अब जो हिंदुइज्म जो धर्म चल रहा था ना, इसमें भी कुछ चेंजेज हुई। जैसे कि अब क्या हो गया कि पहले जो है दो तीन भगवान की पूजा होती थी। अब जो है नए नए देवी देवताओं की पूजा जो है होने लगी इसी 1000 साल के बीच में। और बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्पल्स बनवाए गए, रॉयल्टी दी गई इसके लिए। ग्रोविंग इम्पोर्टेंट ऑफ द ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण लोग थे इनका जो वर्चस्व और ज़्यादा लगा बढ़ने। प्राइस्ट जो पुजारी लोग थे उनका ज़्यादा वर्चस्व बढ़ता था, और जो डोमिनेंट ग्रुप थे सोसाइटी में ये धीरे धीरे डोमिनेंट बनने लगे। अब चूंकि ब्राह्मणों के पास जो संस्कृत का नॉलेज था, अब वही ना केवल संस्कृत किताब में क्या लिखा हुआ संस्कृत में पढ़ सकते थे, इसीलिए ब्राह्मणों का जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में बढ़ने लगा। मेन वजह यही था। और इसका ये दुरुपयोग करने लगे ब्राह्मण। उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशंस को डोमिनेट करने के लिए पैट्रॉन्स से, जो जैसे कि समाज में राजा है, ठीक है ना, तो राजा से ये लोग क्या करते थे, टाई अप कर लेते थे। तो जो न्यू रूलर्स आए, सर्चिंग ऑफ द प्रेस्टीज, तो न्यू रूलर्स को भी ये गाइड करते थे, जो लोकल कम्युनिटी थी उसको भी गाइड करते थे, एकदम मॉडर मेडिएटर वाला काम करते थे। तो इनसे क्या होता था कि राजा महाराजा भी युद्ध करना है नहीं करना है तो ये भी क्या करते थे, शुभ मुहूर्त निकलवाते थे इनसे। तो इस कारण से जो ब्राह्मणों का वर्चस्व धीरे धीरे इसी टाइम में लगा बढ़ने। और हिंदुइज्म में एक आइडिया निकली भक्ति की। भक्ति का मतलब
कि भगवान की पूजा करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि माँ वैष्णो के धाम जा कर के वहाँ पूजा कर रहे हैं, या केदारनाथ चले जाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। अगर आप भगवान को आप मानते हो, भगवान से आप लव करते हो, तो कोई भी आपकी पर्सनल देवती को ले लीजिए। भगवान शंकर की पूजा करनी है तो भगवान हे शिव हे शिव हे शिव रटते रहिए। तो मतलब ये है कि अगर कोई देवती है, देवता है, और आप डिवोटी हो यानी पूजा करने वाले हो, तो आपको अपने भगवान से मिलने के लिए जो भावना ही ज़्यादा मायने रखती है, जिसको बोलते हैं भक्ति। ये आइडिया भक्ति का, कि आप अपने भगवान का किसी भी जगह, किसी भी टाइम, किसी भी रूप में पूजा पाठ कर सकते हो। बस भगवान का नाम लीजिए और उनके लिए 2-3 गाने, मंत्र गा लीजिए, जैसे भगवान को आप पा सकते हैं। तो जो मर्चेंट और माइग्रेंट्स लोग थे, इन्होंने ही सबसे पहले इस चीज़ को जो है लेके आया था, इलेबोरेट किया इस रिचुअल्स को। इनको ही ज़्यादा अच्छा लगता था। भक्ति को मानने कौन? मर्चेंट्स माने फिर से, क्योंकि मर्चेंट व्यापारियों के पास टाइम नहीं होता है। तो वो टाइम नहीं, उनके पास टाइम नहीं कि सुबह शाम जाके मंदिर करें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करें, इनके पास टाइम नहीं था। तो इसीलिए जो मर्चेंट और माइग्रेंट्स थे, ये क्या करते थे, इसको भक्ति को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। फिर जो गांव के गरीब लोग थे, वो भी जैसे कि किसी पेड़ को ही अपना देवता मान ली, उसी की पूजा कर रहे हैं, कीर्तन करवा रहे हैं, भजन कीर्तन ये करने लगे। सेम तरीके में क्या हुआ, इस्लाम धर्म में भी सेम हुआ। जो मर्चेंट्स थे और जो माइग्रेंट्स थे, मर्चेंट मतलब व्यापारी, और माइग्रेंट्स का मतलब जो अपने देश को छोड़ करके यहाँ पे आके बस गए थे, तो इन्होंने होली कुरान, जो पवित्र कुरान की किताब है, उसकी जो शिक्षाएं हैं वो इंडिया में लेके आए 7th सेंचुरी में। मैंने बताया था ना 7th सेंचुरी में। तो जो कुरान है वो कहता है कि हमको मानने वाले लोग मुस्लिम होते हैं, और कुरान हमारे देवता का नाम अल्लाह है। तो ये जो होली बुक है, ये एक्सेप्ट करती है सॉवरेंटी ऑफ द वन गॉड, जिसका नाम है अल्लाह। कुरान ये कहता है कि हम केवल एक देश की सत्ता को मानते हैं, वो है अल्लाह, जिसके लव और इसकी दया से ही पूरी की पूरी जो है धरती है। और हमारा जो अल्लाह है, बिना किसी सोशल बैकग्राउंड को देखे, तुम अमीर हो, गरीब हो, गुलुल्हे हो, काने हो, क्या हो, हमको नहीं मतलब है। हमारा भगवान सबसे प्यार करता है, सबको सबको आशीर्वाद देता है एक ही साथ में। तो जो मेनी रूलर्स, बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो इस्लाम को मानने वाले थे, उनके अनुयायी थे। पैट्रॉन्स का मतलब अनुयायी होता है। और अब जो वो इस्लाम धर्म को जो फैला रहे थे, उनको बोलते उलेमा। तो वो क्या करते थे, उनको थियोलॉजी पता थी, ज्यूरिस्ट्री पता थी। लाइक जैसे हिंदुइज्म होता है, पंडित जी लोगों को पता है, वैसे ही उसमें उलेमा होते हैं, उनके जो धार्मिक गुरु होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस्लाम को इंटरप्रिटेट करते हैं। इस्लाम को जो मानने वाले लोग हैं उनको इंटरप्रिटेट करेंगे, समझाएंगे कि देखो इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ। तो क्या हुआ कि मुस्लिमों में दो गुट बन गया। इसमें से कुछ मुस्लिम होते हैं सिया, जो ये मानते हैं कि पपेट मोहम्मद जो है, पपेट मोहम्मद, मोहम्मद, एक चीज़ और थोड़ा जान लीजिए। मोहम्मद पैगंबर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको ये माना जाता है कि उन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी, मोहम्मद पैगंबर ने। तो मोहम्मद पैगंबर जो थे, उनको पैपट मोहम्मद भी बोलते हैं। तो उनके जो दामाद थे सन इन लॉ, उनका नाम था अली, उनको माना जाता है अली। तो जब मोहम्मद पैगंबर साहब की डेथ हो गई, जब वो मर गए, तो हुआ ये, लोगों ने कहा कि अब हमारे भगवान तो चले गए, हमारा अगला भगवान कौन होगा। तो जो सिया मुस्लिम हैं, ये मानते हैं कि हमारे जो अगले भगवान हैं, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे ना अली, वो हमारे अगले भगवान हैं। लेकिन सुन्नी मुसलमान ये मानते हैं, अब ये दूसरी कम्युनिटी है इनकी, सुन्नी मुसलमान ये कहते हैं कि नहीं, हमारे जो मालिक हैं वो अली नहीं है, वो लीडर्स हैं जिनको बोलते हैं खलीफा। तो वो खलीफा को मानते हैं, कि खलीफा का मतलब राजा होता है, धार्मिक गुरु राजा की। जो मक्का मदीना में बड़ा मस्जिद है, उसके जो मालिक हैं उनको खलीफा बोला जाता है एक तरीके से। तो ये खलीफा को मान, वो खलीफा चले जाएंगे तो उनके बाद जो खलीफा होंगे हमारे अगले भगवान हो जाएंगे। तो ये सिया और सुन्नी दो ग्रुप है मुस्लिम्स में, जो अलग अलग भगवान को अपने मानते हैं। दोनों में इम्पॉर्टेंट एक डिफरेंस भी है। पहला कि ये दोनों का स्कूल ऑफ लॉ, कानून मानने का दोनों लोगों का अलग है। हनाफी, हनफी और सफ़ी जो है, इंडिया में जो मुसलमान है उसमें हनाफी और सफ़ी हैं बेसिकली। और इनकी जो थियोलॉजी है, माइथिक ट्रेडिशंस है, वो इंडिया में मानी जाती है, मानी जाती है। नाउ थिंकिंग अबाउट टाइम एंड द हिस्टोरिकल पीरियड, सब चीज़ हमने देख लिया। सोसाइटी में भी चेंजेस देख लिया, अलग अलग रीजन्स और अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ लिया, किंगडम्स के बारे में पढ़ा।
अब ये कि जो टाइम है और इसको हिस्टोरिकल पीरियड्स में कैसे डिवाइड किया जाए। तो जो टाइम होता है ये रिफ्लेक्ट करता है क्या, किसी भी चेंजेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, वो सोशल चेंजेस हो सकती है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो सकती हैं, वो चेंजेस आइडिया और बिलीव में हो सकती हैं। तो अगर हम इस टाइम का स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं ना, कि अगर जो भी चेंजेज हुई हैं, बहुत सारे चेंजेज हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए डिटेल्स में हम क्या कर सकते हैं, इनको लार्ज सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे डिवाइड करिए कि जो भी सेगमेंट हो उनमें कुछ क्या हो, शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो। शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कुछ कॉमन हो दोनों में। तो इसको डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली दो सेक्शन में, कि मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी है, वो मिडिल ऑफ जो 19th सेंचुरी है, वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इनको क्या दिया कि मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में, उस टाइम तक अंग्रेज आ चुके थे इंडिया में, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आ गए थे। तो उन उनके बाद में जब इंडिया में वो रहने लगे तो उन्होंने क्या करा कि यार, इंडिया को अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाननी है तो उसका हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, हमें हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया का हिस्ट्री उसने तीन भागों में बांट दिया। हिंदू मतलब कि एंशियंट जो इंडिया है, उन्होंने कहा कि चूंकि हिंदू राजा थे इसलिए हिंदू बोल देंगे। उसके बाद में मुस्लिम आ गए इसलिए मुस्लिम हिस्ट्री बोलेंगे, और चूंकि अब हम ब्रिटिशर्स हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रिटिशर्स। यानी उन्होंने हिस्ट्री को तीन भागों में बांट दिया। ये जो डिवीजन था इस आइडिया पे था कि जो रूलर है वो कौन, उस रूलर का धर्म क्या है। अगर रूलर हिंदू था तो हिंदू हिंदू हिस्ट्री हो गई, रूलर मुस्लिम है तो मुस्लिम हिस्ट्री हो गई, और रूलर ब्रिटिश है तो ब्रिटिश हिस्ट्री हो गई। तो इसी को आधार बना करके जो हिस्टोरिकल चेंजेस होगी इसके लिए हम करेंगे, और इसके लिए जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है उसको एक एक करके पढ़ेंगे। अब डेवलपमेंट में या चेंजेस में क्या हो सकता है, इकोनॉमी में चेंज, सोसाइटी में चेंज, कल्चर में चेंज। लेकिन ऐसा डिवीजन जो है आगे चल करके आने वाले समय में इसको इग्नोर कर दिया गया, इसको माना ही नहीं गया, क्योंकि इंडिया की इतनी रिच डाइवर्सिटी है सब कॉन्टिनेंट में, इसको कैसे पॉसिबल हो सकता है। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि जो पीरियडाइजेशन आज माना जाता है उस पर फोकस करते हैं, कि जब भी हिस्ट्री को बांट करके आपको पढ़ना हो तो कौन से फैक्टर को अब ध्यान रखेंगे। वो फैक्टर रही है इकोनॉमिक फैक्टर और सोशल फैक्टर। यही वो मेन वजह है जिसके आधार पे आप हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। इन दो को आप अगर रूलर जो है, जो शासक है, उसके धर्म को आधार मानकर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी जानकारियों से पीछे रह जाएंगे। आप ये देखिए कि जिस सोसाइटी पे रूलर शासन कर रहे हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स और चेंजेस क्या हुई, ये ध्यान रखना जरूरी होता है। तो आजकल के जो हिस्टोरियंस हैं वो क्या मानते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल क्या चेंजेस हुए, क्या फैक्टर थे, उसके आधार पर जो हिस्ट्री बांटी जानी चाहिए। तो अभी चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो इस मेडिएवल पीरियड में हमने क्या सीखा, कि जो भी सोसाइटी थी सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, इकोनॉमी में, सेवरल रीजन्स में। और इतने सालों में जितने भी धर्म के लोग हैं, 6-7 धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक साथ रहने लगे, संपन्नता के एक साथ रह रहे हैं। तो यही वो मेन वजह थी, और हम धनी थे ही शुरू से। अलग अलग धन हमारे पास, ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में धन था, ढेर सारे लोग रहते थे। तो यही वो नई नई चीज़ें हैं जो यूरोपियंस थे, ब्रिटिशर्स। तो यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी थी उनको इंडिया में खींच लाई, यही मेन वजह थी। इंडिया का धन, इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, डाइवर्सिटी, और इंडिया के लोगों की प्रॉस्पेरिटी। देन चैप्टर नंबर फिनिश यहीं आपका ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।